इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट शब्द से हमें यह प्रतीत हो रहा है कि आज से हम चार्ज की मोशन की बात करने वाले हैं, आवेश के गति की बात करने वाले हैं। अब तक हमने स्थिर आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और अब हम गतिशील आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अब मोशन वाला कंसेप्ट आएगा और उसमें पहला चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक करंट। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं B2 फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस वीडियो में जो आपका RBSC 2021 की एग्ज़ाम के लिए सिलेबस डिसाइड हुआ है, उसके चुनिंदा जो टॉपिक हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। बाकी जो हटाए गए हैं उनको एक बार नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो ये वाला कंसेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, लगभग 5 या 4 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे। फिर अपना मेन सिलेबस का पोर्शन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड फिफ्थ आएगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज की इस क्लास में हम इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 करके समझेंगे, प्रत्येक के कंसेप्ट को हम क्लियर करते चले जाएंगे। और देखिए, ये मोशन वाले चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये फर्स्ट चैप्टर है, उसका बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को आप जितना अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, आगे के सभी चैप्टर्स में आपको उतनी ही कम परेशानी होगी। चैप्टर 10 तक तो ये पक्का काम में आने वाला है, उसके बाद में तो फिर ये बीच बीच में काम में आएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 10 तक आपको ये वाले कंसेप्ट ही काम में आने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक लेते हैं अपना फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, किस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मैंने बताया कि अब हम चार्ज के मोशन की बात करेंगे, आवेश की गति की बात करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को समझते हैं। ये अपने पास में कोई एक एरिया है, काट क्षेत्रफल है अपने पास में एक। इस काट क्षेत्रफल से एकांक समय में जितने इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव करेंगे यहाँ से, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने क्या बताया कि इस एरिया से जितने चार्ज हैं वो एकांक समय में, और चार्ज कैसे, नेट चार्ज। नेट चार्ज का यहाँ मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाने वालों का योग, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि विपरीत दिशा में जाने वालों में से भी जो एक दिशा में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं उनकी संख्या। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो ये अपना एक एरिया है, इसमें से जो चार्ज हैं, नेट चार्ज, वो जितने गुजर रहे हैं एकांक समय में, यूनिट टाइम में, तो प्रति एकांक समय इस काट क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज हैं वो गुजरते हैं, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बनी कि किसी काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले जो आवेश हैं वो क्या है, विद्युत धारा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनी वो यही बनी, मैंने यहाँ पे उसको नोट भी किया है, आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले नेट आवेश। क्या है, नेट आवेश ही है, या आवेशों की संख्या ही इलेक्ट्रिक करंट है।
अब देखिए, मान लीजिए कि किसी काट क्षेत्रफल, जैसे ये अपना काट क्षेत्रफल है ए, ये एक एरिया है, क्लियर है। इससे डेल्टा क्यू चार्ज हैं वो गुजर रहे हैं डेल्टा टी समय में। तो डेफिनेशन क्या है? एकांक समय में गुजरने वाले नेट आवेश विद्युत धारा कहलाते हैं। एकांक आवेश तो एकांक समय तो टाइम तो ये है, एकांक समय में क्या गुजर रहे हैं? चार्ज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट की औसत वैल्यू होगी वो क्या होगी? आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल क्यू बाई डेल टी, यही बनी। क्लियर है? डेफिनेशन से देखिए यही वैल्यू बन रही है कि एकांक समय में गुजरने वाले आवेश ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए एक शब्द आएगा तात्क्षणिक धारा। वो क्या होता है? किसी एट ए मोमेंट जो करंट होती है या किसी क्षण पर मोमेंट या किसी क्षण पर जो धारा होती है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। उसके लिए हम क्या मान सकते हैं? किसी एक क्षण के लिए हमारे पास में डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखेंगे तो यहाँ पे लिमिट लग गई। तो यहाँ से क्या बनेगा? आई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल क्यू बाई डेल टी, यही बना। और टी टेंस टू जीरो है तो ये वैल्यू बहुत छोटी बन गई, और छोटी है तो हम इसे डी क्यू बाई डी टी अवकलन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी भी हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? कहीं पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज में करेंगे और कहीं पे ये वाला, बात एक ही है, बस बात को आपको ये समझना है कि वो तात्क्षणिक है या एवरेज की बात है। क्लियर है? अब देखिए एक शब्द आपको परेशान कर रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये नेट आवेश होता क्या है। तो ये अपना मान लीजिए एक एरिया था, एरिया है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हमने ये वर्गाकार ले लिया, घनाकार ले लिया। अब देखिए नेट आवेश का मतलब क्या होगा इस एरिया से संबंधित? नेट आवेश का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर जा रहे हैं इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये लो जी। अब यहाँ पे बात ये हुई कि 3 इलेक्ट्रॉन तो है वो लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट टू राइट, और 3 ही इलेक्ट्रॉन है वो राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा चार्ज का। जितने चार्ज हैं वो इधर जा रहे हैं, उतने चार्ज सामने से इधर आ रहे हैं। इसका मतलब इनके कारण जो कोई भी फील्ड या कुछ भी जनरेट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होगी कि इनमें से किसी भी डायरेक्शन में हो पर कुछ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो, उनकी संख्या ज़्यादा हो किसी एक डायरेक्शन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की। तो देखिए वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे देखिए आप इस डायरेक्शन में अर्थात राइट टू लेफ्ट की तरफ तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और लेफ्ट टू राइट हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तो कुछ क्लियर हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट एक इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मूव कर रहा है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन या इस डायरेक्शन के अंदर आपका नेट चार्ज का फ्लो हो रहा है। देखिए 2 चार्ज इधर आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उनको तो 2 सामने से आने वाले इलेक्ट्रॉनों ने कैंसिल आउट कर दिया। बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से निकल गया, इसको किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया। तो ये है आपका नेट चार्ज, नेट आवेश। अगर इस प्रकार की आवेशों की गति है
ये नेट वाली गति है तो आपका करंट उत्पन्न होगा, नहीं तो करंट उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये आवेश हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखिए उदासीन परमाणु में यही घटना तो होती है। उदासीन में क्या होता है कि जितने नेगेटिव जो चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, उतने के उतने ही पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन में गति करेंगे, तो उनके अंदर नेट चार्ज ही उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करें केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो इलेक्ट्रॉन है वो अगर यादृच्छिक गति कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, मतलब उनकी एक दिशा में उनको व्यवस्थित नहीं किया गया, वो कुछ इस प्रकार से गति कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक नेट चार्ज चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ये इधर लगाएगा अपना कुछ तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस प्रकार से इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चाहिए कि इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, और उसके लिए हमें बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है, उसके बगैर ये काम नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये मान लीजिए हमने ई लगा दिया, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से लगाया, तो हमें पता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब मूव करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब एक दिशा में गति करने लगेंगे। जब एक दिशा में गति करने लगेंगे तो अब ये किसका प्रोडक्शन करेंगे? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का अब ये प्रोडक्शन करना स्टार्ट करें। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होता है। जब चार्ज का क्या हो? नेट फ्लो हो। तो किसी एक काट क्षेत्रफल से एकांक समय में अगर नेट आवेश गुजर रहा है तो वही है आपकी उस काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हम इसकी यूनिट की बात भी कर लेते हैं, जब स्टार्ट ही कर दिया है तो। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट हुई एम्पियर। अब देखिए मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में लेकर के जाना चाहूँगा। वहाँ पे आपने एक कूलाम चार्ज बराबर क्या लिखा था, ज़रा बताइए। वहाँ पे आपने एक कूलाम को लिखा था 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, यही लिखा था। तो यहाँ से 1 एम्पियर बराबर कितना हुआ? 1 कूलाम बट्टा 1 सेकेंड, या 1 कूलाम बट्टा सेकेंड बोल दीजिए चाहे आप इसे। 1 एम्पियर बराबर हमें कितना प्राप्त होता है? 1 कूलाम बट्टा सेकेंड। ये वैल्यू है 1 एम्पियर की। दूसरा अगर हम निकालना चाहें तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे Q चार्ज तो कितना हुआ? कूलाम, T समय तो कितना हुआ? सेकेंड। तो कूलाम बाई सेकेंड या एम्पियर बोल दीजिए आप। तो ये तो बात हुई इसकी एसआई यूनिट की, वो होती है एम्पियर। और देखिए ये एक मूल मात्रक होता है भौतिकी का। कौन सा मात्रक है ये? मूल मात्रक। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होने के बावजूद भी अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, फिर भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था एम्पियर बराबर आता है कूलाम बट्टा सेकेंड। कूलाम और सेकेंड दोनों अदिश हैं, तो एम्पियर भी क्या बनेगी? अदिश। लेकिन इसकी डायरेक्शन जरूर होती है।
क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फिर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहता है, किस पर वो निर्भर करता है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उस दिशा में मानी जाती है जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज गति करते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। और आपके पास में है नेगेटिव चार्ज, कैसा, नेगेटिव, और वो गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन होगी इसकी ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्ज की मोशन की ऑपोजिट होती है। ऋणात्मक आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होती है। ये इधर चल रहा है, ये इधर होगी, ये इधर चल रहा है तो ये इधर होगी। इतना क्लियर है? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही जानना ज़रूरी था, वो मैंने बता दिया। तो देखिए अदिश राशि है, इसका मतलब इसका योग है वो डायरेक्ट होगा, उसका कोई सदिश योग नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में ये आई थी, ये यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो आप यहाँ पे इस आई को है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं I1 प्लस I2 से। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है सीखना, जानना, और यही छोटी छोटी बातें हम इस टॉपिक में बहुत सारी सीखने वाले हैं। बहुत सारे नए नाम आएंगे, बहुत सारे पुराने नाम आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग। अब बात करें कि सर अपवाह होता क्या है, ड्रिफ्ट क्या होता है, तो मैं पहले अगर आपको इस ड्रिफ्ट का कंसेप्ट ही क्लियर करवा दूं तो मैं आगे जो बात बताऊंगा इसके बारे में वो बहुत आसानी से आपके क्लियर होंगी। देखिए ये अपने पास में एक कंडक्टर है, कंडक्टर वो बस वाला नहीं, चालक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर है ये। और कंडक्टर में आपको पता है कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भरे रहते हैं, वो इधर उधर गति करते रहते हैं। तो चालक या कंडक्टर होता क्या है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी संख्या में हो, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है, ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत सारे। और ये गति किस प्रकार से करते हैं, यादृच्छिक, किसी भी दिशा में, जिस दिशा में मन किया उसी दिशा में। तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे ये टकरा करके यहाँ पर आएगा। देखिए गति देखिए इसकी, यहाँ से ये इससे टकरा करके ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ये यहाँ से इससे टकराए और इधर चला गया। ये है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। ये होती है यादृच्छिक गति। इसको बड़ी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चला, इससे टक्कर की, फिर यहाँ से निकल करके ये यहाँ आया, यहाँ से इसने इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर की, फिर ये यहाँ से निकल के जाएगा, फिर ये इससे टक्कर करेगा, फिर ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। क्या इनकी गति किसी एक डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं।
और इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं यादृच्छिक गति। तो यादृच्छिक गति हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर आई है वो जनरेट नहीं होगा। और आई जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, जो हमने लगा दिया ई। तो अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की गति करते हैं विपरीत, क्योंकि इन पे फोर्स क्या लगेगा, ये वाला माइनस ई वेक्टर। इस फोर्स से ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में मोशन करेंगी। तो इसके विपरीत दिशा में मोशन करेंगे तो ये अंदर किस प्रकार से एडजस्ट होंगे, फिर ये यहाँ से अपनी पोजीशन है वो इस प्रकार की गति को तो बंद करेंगे, और ये जहाँ पर भी हैं वहीं से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि इस प्रकार से होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की गति है वो इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर। तो अब देखिए ये जो मोशन होना शुरू हुआ है, या ये जो गति है इस डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे बेतरतीब ढंग से चल रहे थे, अब उनको एक दिशा मिली है, एक प्रेरणा मिली है। आपको भी तो मिलती है ना, पढ़ते नहीं हो, बस ऐसे ही बैठे रहते हो, बदमाशी कर लेते हो, लेकिन फिर एक प्रेरणा मिलती है पापा की डांट की, है ना, वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका। तो यहाँ पे इनको एक प्रेरणा मिली या एक डायरेक्शन मिली गति के लिए, तो ये अपनी गति स्टार्ट करते हैं, और ये जो इनकी मोशन है इसको ही बोलते हैं ड्रिफ्ट। यही है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट, जिसको हम अपवाह बोलते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए ये बात आप पढ़ चुके हैं, सर कितनी बार बताओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बात आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता बता के पका चुके हो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बात हम काम में लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी, लेकिन नाम नए होंगे, कंसेप्ट नया होगा, उसका आधार है वो नया होगा, और वही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक का कंसेप्ट अपना इतना ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत गति करेंगी। लेकिन अब इस गति को हमने यहाँ पे नाम क्या दिया है, वो बिल्कुल नया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जनरेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। सब कुछ नया आ रहा है, लेकिन उसका आधार क्या है, पुराना ही है। अरे नींव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने ही रखी थी ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना समझने के बाद में अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में इस प्रकार से संशोधन होता है कि यह मंद गति से कुछ औसत चाल Vd से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह करते हैं, अर्थात गति करते हैं, और इसी चाल को कहते हैं अपवाह चाल। और देखिए इस चाल की एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत। तो इस प्रकार से अगर हम इसे सदिश रूप में देखें तो ये क्या कहलाएगा, अपवाह वेग। ये जो अपवाह चाल है इसकी अगर हम डायरेक्शन के साथ बात कर लें, अर्थात वेक्टर फॉर्म में बात करें, तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड मैटर एक ही है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर हम डायरेक्शन की साथ में बात कर लेते हैं तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, अगर डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं तो वो ड्रिफ्ट स्पीड है, अपवाह चाल है। क्लियर है। तो यही डेफिनेशन जो अब बनाई है वो हमने पीछे समझा है, इसी डेफिनेशन से हम उसे दोबारा समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। तो बात करते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में
देखिए इसकी उपस्थिति करवाते हैं। ये है अपना कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, मेटेलिक कंडक्टर जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इनको मैं नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई। और ये गति कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, मनमाने ढंग से गति हो रही है जिस प्रकार से आप करते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, ये लगा दिया, ये लो, है ना। ये आप बदमाशी कर रहे थे अंदर, और ये अब आपके पापा आ गए हैं घर पे। अब देखना आप किस प्रकार से गति करेंगे। आप क्या था, यहाँ पे बदमाशी कर रहे थे और आपके पापा हैं वो इधर आ रहे हैं, तो आप किधर जाओगे, ऐसे चुपके से निकल लोगे इधर, ऐसे ही तो निकलते हो। चलिए मजाक की बात थी, लेकिन समझने वाली बात है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही गति करेंगे, बिल्कुल यही कंसेप्ट। तो देखिए हमने क्या किया, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में कुछ इस प्रकार से संशोधन होता है कि यह मंद गति से कुछ औसत चाल वीडी से इसके विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देंगी। अब ये इस डायरेक्शन को भूल जाएंगे, भूल गए। अब ये है वो इस डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देंगे। एक इनको पर्टिकुलर दिशा मिली है इनकी ज़िंदगी की कि अब इसी पे आगे बढ़ना है, और ये बहुत ही मंद गति से गति करते हैं। और वो चाल हमने बोल दी वी डी। यहाँ पे डी का मतलब है ड्रिफ्ट, और वी है वो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये वी डी से गति करना प्रारंभ कर देते हैं इसके विपरीत, और यही वी डी है वो क्या है, वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे आप ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम कुछ और नया देखते हैं इसी के अंदर, और वो देखते हैं दो नए नाम। एक होगा माध्य मुक्त पथ और दूसरा होगा माध्य मुक्त समय। एक होगा लैम्डा, दूसरा होगा टो। देखते हैं इसका क्या लफड़ा है। जिंदगी लफड़ों से भरी पड़ी है। देखिए ये फिर कंडक्टर आ गया, किराया नहीं चुकाया इसने, आपने अभी तक इसको, बार बार आएगा ये। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में यादृच्छिक गति करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ से चल करके इसने इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी। जैसे क्लास में टीचर नहीं होता है तब आप मारते हो, तो यहाँ से चल करके, कहाँ से, यहाँ से चल करके और यहाँ तक इसने जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी है, तो ये जो पथ होता है इसको बोलते हैं मध्य मुक्त पथ। इनके बीच का मुक्त पथ है, इसको तो हम बोलेंगे लैम्डा, और ये क्या होगा, मध्य मुक्त पथ। अब देखिए इसको यहाँ से अपनी पोजीशन से लेकर के इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारने के लिए इस पथ को तय किया तो कुछ समय लगा, और दोनों टक्कर से पूर्व का जो समय होगा वो क्या होगा, उसको बोलते हैं मध्य मुक्त समय। जो टाइम लगेगा यहाँ से, टाइम कितना लगा इसको टक्कर करने से पूर्व, टाइम को बोलेंगे मध्य मुक्त समय, और इसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। विश्राम में था ये इतनी देर, रिलैक्स में था, रिलैक्सेशन टाइम। आपके पास में दो टर्म आई, एक लैम्डा दूसरी टो,
है क्या? ये तो है आपका पथ, डिस्टेंस है वो पथ की, और ये है आपका टाइम, विश्रांति काल। तो दो चीजें आपने ये पढ़ी। एक नाम और बता दूं मैं, जिग जैग मोशन। कॉलगेट के बुर्श पे भी देखा होगा आपने जिग जैग। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति, जो कि ये कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। इसने इसके टक्कर मारी, फिर यहाँ से निकल के इसके टक्कर मारी, फिर इस डायरेक्शन में चला गया। ये चला है, वो इस डायरेक्शन में चला है, और ये वाला है वो इस डायरेक्शन में चला है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की टेढ़ी मेढ़ी गति, और इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते हैं जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन स्थापित करते हैं। वो क्या आता है? इंटरेस्टिंग होने वाला है रिलेशन। इसकी रिलेशनशिप आखिर है क्या है? रिलेशनशिप तो बहुत तगड़ी चीज है, चलिए देखते हैं। अब हम रिलेशन निकालेंगे किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो रिलेशन बिटवीन RELATION, रिलेशन बिटवीन VD एंड E। यहाँ पे मैंने सिंबल से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बेस्ट तरीका है आपके याद रखने का। आपको पता है कि यहाँ पे आपको पता हो जाएगा कि VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, तो आप चक्कर में पड़ जाते। चक्कर बुरा होता है किसी के चक्कर में पड़ना, है ना? तो मैंने उसी चक्कर से आपको निकाला और डायरेक्ट लिख दिया रिलेशन बिटवीन VD एंड E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। VD और E का रिलेशन निकालना है, क्या प्राप्त होता है पहले ही बता दूं? अरे बता दूं क्या? चलिए बता ही देता हूं। आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ये रिलेशन होगा VD इक्वल्स टू E/m इंटू टो। सर ये कैसे आ गया? बस यही तो निकालने के लिए स्टार्ट किया है ये टॉपिक, रिलेशन बिटवीन VD एंड E। चलिए निकालते हैं। टारगेट अपना क्या है? ये वाला। और टारगेट को अचीव करना अपना कर्म है, धर्म है। निभाते हैं अपने उस धर्म को और स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले को निकालने का जुगाड़। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना होगा? E यही होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में अब मोशन कर रहा है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, उसका त्वरण भी होगा, और वो कितना निकल के आएगा? एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या होता है? अरे F बराबर m a, 11th भूल गए। तो A बराबर क्या होता है? फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है? E। मास कितना है? m। इलेक्ट्रॉन का मास है तो m भी लिख दो, चाहे m लिख दो, चलेगा। तो A कितना आया? एक्सेलरेशन कितना आया? E/m। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें? वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर वाला लगाएंगे तो F वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे माइनस का E आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का साइन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस E वेक्टर बाई m। क्लियर? कोई प्रॉब्लम एक्सेलरेशन की? नहीं। एक्सेलरेशन अपना आ चुका है। अब हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो एक्सेलरेशन जो प्राप्त हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, E/m। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। फिर
यहीं पे लिख देता हूँ, भूल जाओगे आप। इतना ही तो सर याद रहता है, क्या क्या याद करें, मैथ करें, केमिस्ट्री करें, और फिजिक्स में तो आप दिमाग खाते रहते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर बाई एम। अब देखिए, फिर से आपने किराया नहीं दिया तो फिर चलेंगे कंडक्टर के पास। ये लो जी, आ गए। ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति प्रारंभ करता है और यहाँ से ये प्रारंभ करके इस पॉइंट पर ये टक्कर करेगा इस इलेक्ट्रॉन से, करेगा। तो इस यहाँ से जहाँ से इसने स्टार्ट किया वहाँ पे इसका वेग है वो है u, और यहाँ पर जब वो टक्कर करने वाला, उस टक्कर से जस्ट पूर्व उसका वेग है वो कितना हो गया, v हो गया। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन में यही तो लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे u हो गई और फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट क्या होता है, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सर हम तो ये लिखते थे v बराबर u प्लस ए टी। अरे यही मैंने लिखा है, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया विथ डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या बना, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर। a की वैल्यू हमने निकाल रखी है और वो कितनी है, ये रही। तो माइनस ई वेक्टर बाई एम इंटू टी टाइम। ये तो बात की एक इलेक्ट्रॉन की। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ से चल के यहाँ टक्कर कर रहा है, ये यहाँ से चल करके यहाँ टक्कर कर रहा है, ये यहाँ से चल करके यहाँ टक्कर कर रहा है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, औसत निकालना पड़ेगा सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए। एवरेज निकालते हैं तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस प्रकार से। ये लो जी, ये है एवरेज का रिप्रेजेंटेशन। माइनस ई वेक्टर बाई एम, जो चेंजेबल हैं उसको लगा रहा हूं मैं। एवरेज निकालते हैं तो जो वैल्यू चेंज होती है उसी का एवरेज आता है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी चेंजेबल है, इनिशियल वेलोसिटी चेंजेबल है एंड टाइम ड्यूरेशन चेंजेबल है। तो इनका एवरेज हमें निकालना है। क्लियर है। इस डायग्राम की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, मिटा देते हैं। फिर लेंगे, कंडक्टर तो यहीं तो बैठा है, किराया नहीं देंगे तो जाएगा कहाँ। तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हमें जो औसत प्राप्त होता है वो होता है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यादृच्छिक वेग होंगे उनका औसत वैल्यू 0 आएगी, वो यहाँ पे यादृच्छिक गति कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ मिक्स था, तो यहाँ से जो u एवरेज की वैल्यू आएगी वो तो कितनी आएगी, 0। अब बात करते हैं कि t एवरेज क्या होगा। तो देखिए, आपने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से लेकर के इसको जब टक्कर करता है तो इसके बीच का जो दो टक्करों के बीच का समय है वो होता है टो, विश्रांति काल। और यही टाइम टी की हमने यहाँ बात की कि यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इन सभी का एवरेज लेंगे, वो क्या आएगा, तो मध्य एवरेज आया, औसत। तो मध्य मुक्त जो समय है वो टो होगा। तो सभी टक्करों का जब हम औसत लेंगे, औसत समय लेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, टो के, रिलैक्सेशन टाइम के। तो यहाँ से अपने पास में जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि ये v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इसका औसत लेंगे तो जो हमें चाहिए वो बनेगा, v बराबर प्राप्त होगा हमें vd।
यहाँ पे फॉर्मूले में 3 चीज़ हैं और तीनों यहाँ पे हमें प्राप्त हैं, एवरेज ऑफ u, एवरेज ऑफ t एंड एवरेज ऑफ v। देखिए फाइनल जो इनकी वेलोसिटी है उसको ही तो हमें निकालना है, और वो क्या है, अपवाह वेग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, vd। अब हमारी इक्वेशन ये क्या बनी, ये बनी vd वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर बाई m इंटू टो। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, देखिए यही है क्या आपका टारगेट, ये वाला ना गुरुजी वो तो मिल ही नहीं, अभी मिलाते हैं। ये है वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में, तो ये किसके फॉर्म में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग के। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, अर्थात अगर हम इसे अपवाह चाल की फॉर्म में लिखें, तो कितना आएगा, वी डी इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टो। डायरेक्शन लेस, दिशाहीन चीज हो गई। अरे ये तो मिल रहा है क्या इसमें, बिल्कुल मिल रहा है। तो यही रिलेशन हमें निकालना था, किसका, रिलेशन बिटवीन वी डी एंड ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आया कैसा है, किस प्रकार से है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है F इक्वल टू एम ए से A इक्वल टू एफ बाई एम। फोर्स कितना लग रहा है वो आपको पता है, ई यही लग रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए अपने को पता है। बात करें अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो वहाँ पे हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें औसत लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में एवरेज लिया। अब देखिए v है वो फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या बनती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v का एवरेज तो आ गया vd। u है वो प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक में उसकी यादृच्छिक गति होती है, तो उसके कोई मायने नहीं होते, तो u का एवरेज है वो 0। फिर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम देखिए औसत है वो है उसका विश्रांति काल, सभी टक्करों के बीच का समय, माध्य मुक्त समय, तो वो आपका एवरेज है वो टो। जब इन सारी की वैल्यू रखेंगे हम इस वाले फॉर्मूले में, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन प्राप्त हुआ, वी डी इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टो। क्लियर, बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है मोबिलिटी, गतिशीलता। तो देखिए मोबिलिटी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गतिशीलता, और यहाँ पे हम गतिशीलता किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ही अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब देखिए आपने ऊपर वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा है, कौन सा, रिलेशन बिटवीन वी डी एंड ई। वो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, वी डी इक्वल्स टू ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टो, और इसी का वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ा था, वी डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर बाई एम इंटू टो। ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है रिलेशन वी डी एंड ई के। अब देखिए इस फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको मैं आपको तोड़ के समझाऊं तो इसमें क्या क्या चीज़ है वो कांस्टेंट है, और क्या कौन सी चीज़ है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए ई है, ई क्या होता है,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है बिल्कुल। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टो क्या है, ये जो कंडक्टर हमने लिया है उसका रिलैक्सेशन टाइम, यही है। अब देखिए, और बच गया अपना ई, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन चारों वैल्यू में कौन सी तो वेरिएबल है और कौन सी कांस्टेंट है। तो बात करते हैं नंबर 1 की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल यह कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएबल राशि नहीं है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो वो भी एक कांस्टेंट है। टो है वो किसी एक मेटल की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। तो एक मेटल के लिए बात करें तो टो भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों तो हैं अपनी कांस्टेंट राशि। और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब ये जो तीन राशियां हैं इस वाले फॉर्मूले में वो कांस्टेंट है और वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन किस किस प्रकार की हैं, ये है ई टो बाई एम, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देते हैं। तो वी डी बराबर अपना ये फॉर्मूला होता है। ये तीनों कांस्टेंट हैं, वेरिएबल है केवल ई। तो इस कांस्टेंट राशि को हम म्यू रख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं म्यू। और यही है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता या मोबिलिटी। ये क्या है, मोबिलिटी। ये है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला और कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जो रिलेशन निकाला था हमने वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टो, उसके अंदर ई टो बाई एम है वो एक कांस्टेंट राशि है, एक नियतांक है। और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ से आपके पास में आया, कितना आया, म्यू। मोबिलिटी को क्या बोलेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो म्यू इक्वल्स टू ई टो बाई एम, यही बना, ई टो बाई एम। ये है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्लियर। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अगर ई टो बाई एम की वैल्यू रखें तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ से वी डी इक्वल्स टू म्यू ई, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का म्यू ई वेक्टर। क्लियर है। अगर हम म्यू का फॉर्मूला निकालना चाहें इस वाले से, तो यहाँ से म्यू बराबर कितना आएगा, वी डी बाई ई। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में भी हो सकता है, ई टो बाई एम की भी फॉर्म में हो सकता है। आपको जिस भी फॉर्म में चाहिए उसी में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखिए यहाँ पर क्या है, वीडी। वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड बट्टा नीचे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। यही हुई। तो यहाँ से यूनिट कितनी बनी इसकी, इसकी बनेगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इंटू वोल्ट। तो ये इसकी हुई यूनिट, किसकी, मोबिलिटी की, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का आपने दो टर्म में फॉर्मूला देख लिया। नंबर 1 देखा हमने ई टो बाई एम की फॉर्म में, और दूसरा वी डी बाई ई अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इसकी यूनिट हमने देख ली, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इंटू वोल्ट, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट, ऐसे बोल सकते हैं।
यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई, ये फॉर्मूला क्या है अपना, म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई। इस फॉर्मूले से हमें यह देखने को मिल रहा है कि म्यू है वो प्रोपोर्शनल है वी डी, अर्थात मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समानुपाती है। इसका मतलब जिस धातु में इलेक्ट्रॉन की अपवहन चाल या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक, वहाँ इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी भी अधिक होगी। भाई जिसके लिए वी की वैल्यू ज़्यादा होगी उस मेटल के लिए म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी, अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी भी वैसे वैसे ही बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट था मोबिलिटी का, जिसका फॉर्मूला हुआ जो कांस्टेंट हमें प्राप्त हो रहा था उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, वो था ई टो बाई एम, और उसका अगर दूसरी फॉर्म में हमने फॉर्मूला निकाला तो वो था वी डी बाई ई। क्लियर है? तो मोबिलिटी में आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब अपन अगले जो अपना टॉपिक है या पॉइंट है उस पर चलते हैं। उसमें हमें क्या निकालना था, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन निकालना था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। किसके बीच में रिलेशन निकालना है, वी डी एंड आई के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। और इस रिलेशन के पीछे मकसद अपना केवल इतना ही है कि अगर हमें किसी कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पता हो या उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो तो हम इसकी सहायता से उसमें प्रवाहित करंट को कैसे निकाल सकते हैं या करंट की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है और इसी को हमने नाम दिया है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो वी डी और आई के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। मकसद मैंने बता दिया कि अगर हमें किसी कंडक्टर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो तो हम उसकी सहायता से उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं। ये एक कंडक्टर है जिसका ये काट क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया ए है। ये काट क्षेत्रफल ए है और काट क्षेत्रफल से ही जो आवेश नेट आवेश गुजरता है वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब हमने क्या किया कि इस कंडक्टर पर इस डायरेक्शन में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया तो नेगेटिव या जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मोशन किधर होगी, इसकी विपरीत डायरेक्शन में, अर्थात लेफ्ट टू राइट। ये मोशन करेंगे इस प्रकार, इधर गति करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जिधर नेगेटिव चार्ज है वो गति करता है उसके विपरीत होती है करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो आई की डायरेक्शन भी किधर होगी, ये वाली होगी। क्लियर है? तो डायरेक्शन हम देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशन निकालने के लिए कि इनकी रिलेशनशिप है वो कैसी है। देखिए बहुत इंटरेस्ट है आपको रिलेशनशिप जानने में, है तो चलिए बता देते हैं। ये अपना एक कंडक्टर है, इसके हम क्या लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, n है। तो इस कंडक्टर के देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली n है। कितनी है, इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, n है। इसका एरिया है वो a है।
एरिया कितना लिया है कंडक्टर का, काट क्षेत्रफल ए है। बिल्कुल। हमने अब इस पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके विपरीत दिशा में गति करने लगी। और वो किस चाल से करने लगी या किस वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से वो गति करने लगती। यही तो मैंने बताया था आपको जब अपवाह वेग पढ़ाया था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में इस प्रकार से संशोधित होकर के गति करते हैं बहुत ही कम स्पीड से, उसी को ही हम अपवाह वेग बोलते हैं। तो ये वही वीडी है, उसी वीडी से ये गति करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के लिए एक डेल एल लंबाई पर विचार करते हैं, और वो मान लीजिए ये है। और डेल एल क्या है, एक अल्पांश लेते हैं हम, इस लंबाई का ये अल्पांश लिया हमने डेल्टा एल, जिसमें ये माइनस के इलेक्ट्रॉन है वो स्थित है, और ये इस प्रकार से गति कर रहे हैं। अब देखिए इसके यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसका एरिया है वो a है, और इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, लेंथ हमने ली है डेल्टा एल। तो लेंथ, एरिया और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता है। अब देखिए ये जो हमने डेल्टा एल लंबाई ली है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी होगी। तो पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे। तो डेल्टा एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का कोई अपने पास में कंडक्टर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यही होता है भाई। भुजा क्यूब होता है तो एरिया में भुजा स्क्वायर आपके आ गई, मान लीजिए ये एक वर्ग हो तो बाकी एक भुजा और बची वो आ गई, तो एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया आयतन। तो ये तो इस कंडक्टर की जो इतनी लंबाई ली थी उसका आयतन आ गया। और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n से इंटू कर देंगे। तो ये क्या है, डेल्टा एल लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए इसको हम अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लेंथ तो थी डेल्टा एल। अब हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम में है ना, डेल्टा एल अल्पांश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और वो हमने कितनी निकाली, एन ए डेल्टा एल, यही निकाली। ये तो है आवेश वाहकों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम बात करें कि इसी आयतन में या इसी जो ये अल्पांश लिया डेल्टा एल, इसमें आवेश की मात्रा कितनी है या कुल आवेश कितना है। तो देखिए आवेश वाहक हैं इतने, और उनके ऊपर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ई, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश बराबर होगा आवेशों की संख्या गुणा उनका आवेश, तो एन ए डेल्टा एल इंटू ई। क्लियर, इतना समझ में आया। तो टोटल चार्ज हमारे पास में आ गया, वो कितना आया, एन ए डेल्टा एल अपॉन ई, और ये किसके लिए है, डेल एल लंबाई अल्पांश के लिए। तो चार्ज कुल आवेश, जिसको हम बोल देते हैं डेल्टा क्यू, क्योंकि ये डेल्टा एल लंबाई के लिए हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे देखिए, अब देखिए इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है वो वीडी वेग से गति कर रहे हैं, इस वाले वेग से। तो वीडी वेग से वो गति कर रहे हैं, तो उनको डेल्टा एल लंबाई या डेल्टा एल दूरी तय करने में मान लीजिए डेल्टा टी समय लगता है, तो वो डेल्टा टी समय कैसे निकालेंगे, वीडी तो वेग है, दूरी कितनी तय कर रहे हैं, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल दूरी तय कर रहे हैं किस वेग से, वीडी से।
तो यही तो समय लगेगा। अरे लेंथ बट्टा वेलोसिटी, वो क्या है? टाइम। टाइम ही हमें निकालना था, तो समय कितना आया? डेल एल बाई वी डी। 11th में इतना तो पढ़ाई है कि कितनी दूरी तय करने में कितना वक्त लगता है। तो जितनी दूरी तय की है उसकी वैल्यू ऊपर, तो दूरी तय की है डेल्टा एल, और कितना वेग से हमने उसको तय किया है तो वो वी डी, और यही तो टाइम आता है। तो टी, डेल्टा टी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। समझ में आया? इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या था? समय। तो इलेक्ट्रॉन को ये जो डेल्टा एल डिस्टेंस है वो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, या इस काट क्षेत्रफल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, को लगा समय, ये क्या है? डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई वी डी। अब देखिए, आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल्टा टी। डेल क्यू बाई डेल टी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें निकालने के लिए डेल क्यू और डेल टी की वैल्यू चाहिए। क्या ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं? बिल्कुल, ये डेल्टा क्यू है और ये डेल्टा टी है। तो हमें यहाँ से I मिल सकता है, और यहीं से ही हमें I और वी डी के जो रिलेशन है वो प्राप्त होगा। देखिए कैसे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब हमें रिलेशनशिप प्राप्त होगी इनकी, एक बहुत ही प्यारी सी रिलेशनशिप। देखिए, I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू की वैल्यू कितनी है? एन ई ए डेल एल बाई डेल टी की वैल्यू डेल एल बाई वी डी। तो वी डी यहाँ पे इनटू में चला गया। अरे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो डेल एल बाई वी डी, ये वी डी ऊपर जाएगा तो गुना में नहीं होगा, यहाँ पे इनटू नहीं हो जाएगा क्या? तो वी डी इनटू हो गया। इस डेल एल ने इस डेल एल को खत्म कर दिया, तो आई इक्वल्स टू कितना बचा? एन ई ए वी डी। आई इक्वल्स टू कितना बना? एन ई ए वी डी। और यही क्या है? रिलेशन जो हम निकालना चाह रहे थे। तो यहां से जो हमें रिलेशन प्राप्त हुआ वो अगेन क्या प्राप्त हो रहा है? अगर हम देखें तो करंट है वो प्रोपोर्शनल है वीडी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इसका मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का वेग जितना ज़्यादा होगा, या अपवाह वेग जितना ज़्यादा होगा, या वो जितनी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, उस कंडक्टर में धारा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? समझ में आई बात? तो अब आपको आगे चल के ये बहुत आएंगी कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है। वहाँ पे अगर आप कहीं स्टक हो तो इस बात को याद कर लेना कि सबसे अच्छा चालक है, इसका मतलब उसमें सबसे ज़्यादा धारा बह रही है, सबसे तीव्र गति से धारा बह रही है। और सबसे तीव्र गति से धारा उसी कंडक्टर में बहती है जिसका अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सबसे ज़्यादा, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो तीव्र गति से गतिशील हो। क्लियर है? अब देखिए, ये तो अपना आ गया वी डी एंड आई का रिलेशन। अब हम इसको आपकी मोबिलिटी के फॉर्म में लिखें तो, देखिए म्यू इक्वल्स टू होता है वी डी बाई ई। तो यहां से वी डी बराबर कितना प्राप्त हुआ? म्यू ई। ये वी डी की वैल्यू हम इस वाले में पुट करेंगे, तो पुट करो।
तो आई इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई, ये मोबिलिटी की फॉर्म में इसका हो गया रिलेशनशिप। आपको किसी भी में पूछे बिल्कुल आप बिना झिझक लिख देना, जो क्रम मैंने बताया उसी सीक्वेंस में आपको लिखते चले जाना। तो ये मोबिलिटी और करंट का रिलेशन हो गया, किसका, आई एंड म्यू का। और यहां से भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आई प्रोपोर्शनल टू म्यू, क्योंकि पीछे हमें म्यू प्रोपोर्शनल टू वी डी प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक बात और समझते हैं, जो काट क्षेत्रफल की अपनी बात आई है उसको, कि क्या ऐसा भी होता है कि जिस कंडक्टर में, मान लीजिए एक कंडक्टर में दो कंडीशन आ गई अपनी, कि एक जगह है तो उसका जो काट क्षेत्रफल है वो है बहुत ज़्यादा और एक जगह है बहुत कम। जैसे मान लीजिए ये वाला काट क्षेत्रफल है उसका A1, ये तो है बड़ा, और ये यहाँ पे काट क्षेत्रफल है A2, वो है छोटा। तो क्या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है या इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या इस काट क्षेत्रफल A पर डिपेंड करती है, और करती है तो किस प्रकार से करती है। हमें यह पता करना है कि जो काट क्षेत्रफल A है वो VD के साथ किस प्रकार की रिलेशनशिप में है, इनका रिलेशन कैसा है, क्या VD पर इफेक्ट पड़ता है काट क्षेत्रफल का। तो ये रिलेशन देखने के लिए देखिए अपन एक चीज करते हैं, और वो क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जो अपना करंट बह रही है इस कंडक्टर में वो क्या है, कांस्टेंट है, एक नियत धारा बह रही है। नियत धारा का मतलब निश्चित समय पर निश्चित मात्रा के इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित वेग से गति कर रहे हैं। इसका मतलब आई हमने क्या माना, कांस्टेंट। आई कांस्टेंट माना तो अपना जो फॉर्मूला है कौन सा, ये वाला, इसमें आई कांस्टेंट रखेंगे तो क्या बना, एन ई ए वी डी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, फिलहाल अगर हम इस कंडक्टर की बात करें तो बिल्कुल नहीं। इस टर्म में से कांस्टेंट है केवल एन और ई ना, एन तो है इसमें निश्चित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, और ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बाकी आपका जो ए और वी डी है वो दोनों चेंजेबल है, अर्थात काट क्षेत्रफल एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ये दोनों चेंजेबल हैं। तो एन ही तो कांस्टेंट है, तो इनका तो कोई यहाँ पे मकसद है नहीं रखने का। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हमें ए वी डी बराबर कांस्टेंट लाना है। क्या लाना है, ए वी डी कांस्टेंट लाना है। अब देखिए एक बात यहाँ से समझिए कि ए और वी डी कांस्टेंट लेकर के आना है। देखिए ये अपन वो बनाते हैं, अपना कंडक्टर की कंडीशन है, एक काट क्षेत्रफल A1 ये है और एक काट क्षेत्रफल अपना A2 ये है। देखिए यहाँ पर भी VD वेग से ही जा रहा है और यहाँ से भी VD वेग से ही जा रहा है। दोनों की अगर तुलना करें, ये VD1 है और ये VD1, ये मान लो, तो VD1 लगाने की, चलो लगा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, A1 VD1 बराबर कांस्टेंट, ये प्राप्त हुआ। इसका मतलब A1 VD1 बराबर होगा A2 VD1 के, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बराबर कब होगा, देखिए दोनों कांस्टेंट है। इस डेरिवेशन से हमें पता चल रहा है कि A1 VD1 बराबर कांस्टेंट और A2 VD2 बराबर मान लीजिए कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, जबकि यहाँ पर तो बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर VD1 न होकर के VD2 होगा। कितना होगा, VD2, यहाँ पर कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं कि VD2 हो गया उसका वेग। अब ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर किस कंडीशन में होंगे, कि इनका एरिया भी बराबर हो और
वेग भी बराबर हो या अपवाह चाल भी बराबर हो, तो क्या इनका एरिया बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे A1 है वो बड़ा है A2 से, इसका मतलब A1 तो बड़ा है, A2 छोटा है, इसका मतलब VD1 बराबर VD2 तो है नहीं। अरे कैसी होंगी? यहाँ पर ये एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है, और ये दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी? दोनों का गुणनफल बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है इस रिलेशन से कि A1 है वो बड़ा है A2 से, और हमें चाहिए A1 VD1 बराबर A2 VD2। इसका मतलब VD2 है वो बड़ा होना चाहिए VD1 से, तभी तो ये बराबर हो पाएंगे, तभी ये रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। तो यहाँ से एक बात जो देखने को मिलती है वो यही है कि जहाँ का काट क्षेत्रफल है वो बड़ा होगा, वहाँ का जो अपवाह चाल है वो होगी छोटी, और जहाँ का काट क्षेत्रफल छोटा है वहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बड़ी। तो जहाँ पर कंडक्टर की जो सरफेस है या जो एरिया है वो छोटा है या संकरा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो तीव्र गति से गति करेंगे, और जहाँ पर वो थोड़ा चौड़ा है अपना काट क्षेत्रफल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीमी गति से गति करते हैं, क्योंकि A इंटू वी डी का जो इंटू आता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है किसी कंडक्टर के लिए। तो इतनी बात समझ में आई। जहाँ पे अपना कंडक्टर या वायर है उसकी मोटाई ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गति है वो धीमी होगी, और जहाँ पर वो संकरे हैं वहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉनों की गति होती। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी वी डी है वो डिपेंड करता है। और इसको आप इस प्रकार भी से भी समझ सकते हैं कि A इंटू वी डी बराबर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब A प्रोपोर्शनल 1/VD, अर्थात A की वैल्यू बढ़ेगी तो VD की वैल्यू कम होगी, और A की वैल्यू कम होगी तो VD की वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ काट क्षेत्रफल अधिक वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, और जहाँ पे एरिया कम वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक। तो ये था रिलेशन VD और I का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का। अगला अपना एक रिलेशन और बचा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको भी समझ लेते हैं साथ में। तो अब हमें रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल का, VD एंड V पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए एक रिलेशन आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। देखिए हम बात करें एक लंबाई की, जैसे ये कोई कंडक्टर है, L लंबाई का कंडक्टर, इसका पोटेंशियल है V, तो हमें इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एकांक लंबाई पर विभव पतन, या एकांक लंबाई का उसका जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एकांक लंबाई का पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ या पोटेंशियल बटा लेंथ। तो E बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? V/L, यही प्राप्त हुआ। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VD इक्वल्स टू E कैपिटल E/m इंटू टो। कैपिटल E की वैल्यू ये रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये बना EV/mL इंटू टो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन प्राप्त हुआ वो हुआ EV/mL टो। ये है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल की है प्रोपोर्शनल, समानुपाती। क्लियर? तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उसके सिरों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर तो निर्भर करती है, लेकिन लंबाई पर निर्भर नहीं कर रही है। VD प्रोपोर्शनल है V। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, जिसमें आपने 5 टॉपिक पढ़े। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा,
इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, फिर रिलेशन देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का, वीडियो राई का, फिर हमने रिलेशन देखा वीडी और पोटेंशियल वी का। इस प्रकार से बेसिक जो भी चीज़ थी इस चैप्टर की वो आज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। जो आपके सिलेबस में इसका जो ओम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट है वो हटाया गया है, जबकि जो इसका डेरिवेशन है ओम्स नियम, ओम के नियम की जो व्युत्पत्ति है वो आपके सिलेबस में है। तो कोई बड़ा भारी पोर्शन नहीं हटाया गया है। तो कल के वीडियो में या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ओम का नियम एंड रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।